अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। नहीं यार, टाइम पहले ही निकल गया बहुत। कल से तो गुलबर्ग ही करना पड़ेगा। IS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स। इसमें जो सबसे छोटा वर्ड है ना, तो वही सबसे लेंथी है इस टॉपिक में, प्रोविजंस। अच्छा, इससे पहले ना, चूंकि मैं अभी ये एक्स्ट्रा क्लासेस में इसको कवर कर रहा हूं, तो इससे पहले एक IAS कराया करता हूं, जो कि इससे पहले कराता होता हूं, लेकिन अब मैं चूंकि इसको पूरा करना चाह रहा हूं तो इसलिए वो IAS इसके बाद कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ उसका तारुफ सुन लें, क्योंकि मैंने ये टर्म्स इस्तेमाल करनी है। एक IAS 10 है जो पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ना डिस्कस ये होना है कि अगर ईयर एंड 30 जून है तो 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुनिया वालों को इशू करने से पहले ऑडिट भी होना है, और ऑडिटर ने भी को 15-20 दिन महीना लगाना है। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑडिटर को बना के देनी है, हमें बनाने में भी टाइम लगना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते बनते ना कुछ महीने लग जाते होते हैं। कितने महीने लॉ के मुताबिक? 3 है, 4 है? नहीं, 120, 90 है। अच्छा चलो, कुछ हैं, 3 महीने कर लेते हैं। चलें, 30 सितंबर 23। अब इस दौरान हो क्या रहा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रही होगी, और उसके अलावा टैक्स कैलकुलेशन हो रही होगी, ऑडिट हो रहा होगा। तो इन 3 महीने के दौरान 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी। अब जब वो बनेंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते बनते 3 महीने लग गए, तो 3 महीने की सेल्स और ऐड कर लें उसकी इनकम स्टेटमेंट में। तो 3 महीने गुजर तो गए हैं, कर लें। तो 3 महीने गुजर तो गए हैं, डाल लेते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना 2023 की रहे हैं, और हम उसके ऊपर लिख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। सॉरी यार, मैंने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 23। तो जब हम कह ही इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 23 रहे हैं, तो बेशक बनाते बनाते टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन वो होगी 2023 जून तक की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन 3 महीनों के दौरान अगर हमें कुछ गलतियां पता चलें कि मार्च में, अप्रैल में, नवंबर में कहीं कुछ अकाउंटिंग के एरर्स हो गए थे, FAR 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उन एरर्स को ठीक कर लें, या बस हो गया अब जो होना था ठीक कर लें। इसी तरह से कोई IAS के लिए एस्टीमेट्स लगाने थे, उन एस्टीमेट्स में थोड़ा टाइम लग गया, जाके जुलाई में फाइनली एस्टीमेट पता लगा कि सही फेयर वैल्यू कितनी बनती है, तो उस सही फिगर को यूज कर लें या कच्ची कच्ची फिगर कर लें। तो इन 3 महीने के दौरान
काफी सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी कुछ होगा। उस काफी कुछ में से कुछ के नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज करनी होंगी, चेंज से मुराद है जो अकाउंटेंट ने ड्राफ्ट बनाई थी, और कुछ के नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज नहीं करनी होंगी। दोबारा 30 जून ईयर एंड है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते कुछ महीने लग जाएंगे। इस दौरान हमें इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। अब वो जरूरी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी जिसके नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना होगा, और कुछ होंगी जिसके नतीजे में चेंज नहीं करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी सेल्स हो गई तो इनकम स्टेटमेंट चेंज कर दें? नहीं। अगस्त में प्लांट एंड मशीनरी को आग लग गई, वो जल गया, तो उसको ईयर एंड पे बैलेंस शीट से निकाल दें? नहीं। अगस्त में जाके कैश चोरी हो गया, डाका पड़ गया, तो उसको 30 जून की बैलेंस शीट से निकाल दें? नहीं। तो इस दौरान कुछ वाकयात हो रहे होंगे, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे होंगे, कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे जिनके नतीजे में इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को चेंज करना होगा, और कुछ के नतीजे में चेंज नहीं करना होगा। तो जिनके नतीजे में चेंज करना होगा उनको एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं, और जिनके नतीजे में चेंज नहीं करना होगा उनको नॉन एडजस्टिंग। बस इतना नाम काफी है। बाकी जब मैं IAS 37 पूरा करा लूंगा तो इसको ऑफिशियली करा दूंगा। लेकिन अभी कीमती बात यह है कि किसी भी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस टाइम के दौरान भी हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही करके बना सकते हैं। बस इससे सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, और यह बताना था कि एक एडजस्टिंग इवेंट है और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बस इसका काम इतना ही था। IAS 37 है तो थ्योरेटिकल नहीं, आंसर अंग्रेजी में करना है, न्यूमेरिकल कम है। लेकिन पहले होता था ये बड़ा सवाल, 14, 15, 18 नंबर तक का सवाल। लेकिन स्प्रिंग 22 से पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, और स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं। पेपर का स्ट्रक्चर चेंज ये हुआ कि सेक्शन ए भी 50 नंबर का और सेक्शन बी भी 50 नंबर का। अब इसको इतनी इज्जत नहीं मिलती है। अब ये कुछ 7 नंबर, 8 नंबर, यानी अगर पिछली 3 अटेम्प्ट देखूं तो 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। उससे पहले ये आया करता था 15, 14, 16 इतने नंबर का सवाल आता था। तो अज्यूमिंग के वही ट्रेंड चलेगा तो ये 8-9 नंबर का सवाल है, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और इसके ऊपर डिस्कशन करनी भी हो सकती है। ये है तारुफ IAS का। अब इसको पढ़ते हैं। इन तीनों नामों में से अभी मैं पहले कोई भी शुरू नहीं कर रहा, इससे भी पहले एक बात कर रहा हूं। लायबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं पूछ रहा, ऑब्लिगेशन होती है, लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन भी कौन सी? हमने इरादा किया है कि किसी बैंक से लोन लेंगे, और जब लोन लेंगे तो वापस भी कर देंगे, तो वो लोन हमारी लायबिलिटी है? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी लोन लिया ही नहीं है। अच्छा, लोन ले चुके हैं, वापस 20 साल बाद करना है, तो वो लायबिलिटी है, लेकिन वापस तो 20 साल बाद करना है। लेकिन देने तो हैं, यानी जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों बनी बैंक का लोन हमारी लायबिलिटी? लोन लिया था। क्रेडिटर लायबिलिटी क्यों है? क्रेडिटर गुड्स उधार पे खरीदी थी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, ये लायबिलिटी हमारी खत्म कब होगी? जब या तो वो अगला माफ कर देगा, वो तो चलो मेहरबानी उसकी कर दे तो कर दे, वरना हमारी जिम्मे क्या है? या तो हमें पैसे देने होंगे या उसके बदले हमें गुड्स सर्विसेज देनी होंगी। तो है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट।
एंड इट इज प्रोबेबल, नहीं बल्कि प्रोबेबल नहीं लिखता, नहीं, इट्स सेटलमेंट is expected to result in outflow of economic resources. लाइबिलिटी होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से, और इसको सेटल करने के लिए आउटफ्लो होगा। लाइबिलिटी की एग्जांपल्स हैं लोन, क्रेडिटर्स, सैलरी पेएबल। अच्छा, हमें पता है कितना लोन वापस करना है या पता नहीं कितना? पता है। क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने, पता है कितने। सैलरी कितनी देनी है, पता है। कब देने, ये भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ हुआ है। बैंक से लोन लिया हुआ है, पता है कि हमने लोन वापस करना है, इतने साल बाद करना है। क्रेडिटर से चीजें खरीदी हैं, पता है, कॉन्ट्रैक्ट में तय है। तो ये सारी ऑब्लिगेशंस हैं। इन सब के लिए कितने पैसे और कब, ये दोनों बातें पता है। इस आईएएस को मैंने ना अभी ऑफिशियली शुरू नहीं किया, अभी आपको सिर्फ एक पुरानी चीज बता रहा हूं, लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी पे किसी को कोई एतराज तकलीफ, वैसे तो FAR 2 में पहुंच गए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोन, क्रेडिटर, लायबिलिटी क्यों है, इस पे कोई इश्काल? मिसालें चेंज करते हैं। हमने कस्टमर को खराब चीजें बेची और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर हमने खराब चीजें बेची तो हमें कस्टमर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, हमें जुर्माना देना पड़ेगा। हम कस्टमर को खराब चीजें बेच चुके, वो हमसे पैसे मांगने आया, हमने लिफ्ट नहीं कराई, वो कोर्ट में चला गया, सीरियस ही हो गया, और जज साहब ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, हमें नोटिस आ गया कि हमें कस्टमर को 50,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमारा ये 50,000 पे करना लायबिलिटी है। तो हम फाइन पेएबल के नाम से एक लायबिलिटी बना लेंगे। क्यों है ये लायबिलिटी? अच्छा, मैं खुद बताता हूं। हमने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया था कि खराब चीजें बेची तो पेनल्टी पड़ेगी। हमने खराब चीजें बेची इसलिए पेनल्टी पड़ी। कस्टमर गुस्सा करके कोर्ट में चला गया इसलिए पेनल्टी पड़ी। जज साहब ने फैसला कर दिया है इसलिए पेनल्टी पड़ी। ये बड़ी गहरी बात है, दोबारा सुने। अच्छा चलें और मिसाल देता हूं, छोड़ें, इस पे बाद में आते हैं। सिग्नल तोड़ दिया आपने, और सिग्नल तोड़ के अभी आगे ही गए थे तो वो वार्डन खड़ा हुआ था, उसने रोक लिया, सलाम किया, लाइसेंस मांगा, चलान कर दिया। चलान किस लिए हुआ है? सिग्नल तोड़ने की वजह से कि पकड़े जाने की वजह से? हाँ जी, पकड़े जाने की वजह से कि सिग्नल तोड़ने की वजह से? नहीं, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली बड़ी खराबी चल रही है। चलान पकड़े जाने की वजह से नहीं हो रहा है, चलान सिग्नल तोड़ने की वजह से। पकड़ा जाना तो उस चलान की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। चलान किस लिए? सिग्नल तोड़ने की वजह से। चलें पिछली मिसाल पे दोबारा। पेनल्टी क्यों देनी है? कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था खराब चीजें बेचेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी। खराब चीजें बेच दी, कस्टमर बुरा मान गया, कोर्ट में चला गया या जज साहब का फैसला हो गया, इसलिए खराब चीजें बेच दी। तो अगर ये फाइन हमें लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। अच्छा, लायबिलिटी एसेट्स ये कहाँ रिपोर्ट होते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कब बनती है? ईयर एंड। और बचपन में शायद कहीं पढ़ा होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट्स बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने और लायबिलिटीज को छुपा छुपा के नहीं रखना। मोस्टली स्टैंडर्ड ना इसको मान के चल रहे होते हैं। चलें जी मिसाल पे वापस। हम ईयर एंड पे खड़े हैं
30 जून ईयर एंड है, जज साहब का फैसला आ चुका और हमने अभी तक पेनल्टी पे नहीं की, तो ये फाइन पेएबल हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? दोबारा, जज का फैसला आ चुका हुआ है, हमें फाइन पे करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में हमारी फाइन पेएबल लायबिलिटी शो होनी चाहिए, होनी चाहिए। थोड़ा सा चेंज करते हैं, जज साहब का फैसला आया जाके जुलाई में, जबकि खराब चीजें हमने मई में बेच दी हुई थी, तो फाइन पेएबल हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? फैसला तो नहीं आया। हमने खराब चीजें बेच दी हुई हैं, अब ये खराब चीजें बेच देने की वजह से हमें फाइन पड़ा है। बेशक जज साहब का फैसला बाद में आया है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ईयर एंड पे मौजूद है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जज अपना बंदा हो, ऐसा हो सकता है कि बारों बार मुकमुका हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ईयर एंड पे हमारी जिम्मेदारी टू पे फाइन है या नहीं? क्यों? डिसीजन तो नहीं आया, क्योंकि हम वो हरकत कर चुके जिसकी सजा मिलनी है। तो अब फेयर नहीं होगा अगर हम लायबिलिटीज में फाइन पेबल शो ना करें, तो ये फेयर नहीं है। हां, इसका ऑफिशियली कंपनी ये आंसर कह सकती है, कौन सी लायबिलिटी, हमें तो बताओ, किधर है कोर्ट, बताओ कहां फैसला आया है, कहने को कह सकते हैं। इसीलिए बनाए IS 37 कि ऐसी मासूम माजूर लंगड़ी लूली जिम्मेदारियां जिनको कंपनी ऑफिशियल ना होने की वजह से छुपा ना जाए, ऐसे मासूमों के लिए बनाया गया है कॉन्सेप्ट प्रोविजन का। इस IS का पहला हिस्सा प्रोविजन। इतनी बड़ी सी हेडिंग इसलिए डाली है क्योंकि जब तक ये मैं अगली हेडिंग नहीं डालता ना, आगे सब कुछ प्रोविजन ही चल रहा होगा। और बड़ी कर लेते हैं। इस IS में जब तक कंटेंजेंट लायबिलिटी कंटेंजेंट एसेट नहीं पढ़ाता ना, अब से ऑनवर्ड जो डिस्कस होने लगा है वो प्रोविजन हैं। तो इस IS ने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट ये दिया, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लेकिन इस लायबिलिटी में कमी क्या है? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तो अभी तक क्या कंफर्म नहीं है कि कितना फाइन देना है। चलो हो सकता है लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में, अभी जब तक फैसला नहीं आता तब तक क्या चीज अभी कंफर्म नहीं है? अमाउंट तो मैंने कहा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, अब कब पे करना है। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, यानी है हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी किसी हरकत की वजह से, लेकिन पता नहीं कब, पता नहीं कितना। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ये थोड़ा सा जल्दी है सवाल, थोड़ा जल्दी है, यही पूछना था यार, है? हाँ, थोड़ा जल्दी है। ये आपके साथ बैठने के असरात हुए हैं, ये एडवांस सवाल पूछने शुरू किए हैं। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी लेकिन कच्ची है, अमाउंट नहीं पता और टाइमिंग नहीं पता। तो प्रोविजन बनाई गई है ऐसी जिम्मेदारियों को बैलेंस शीट से कहीं छुपा ना जाए जिनमें अभी कुछ कच्चा कच्चा है। IFRS 16 संभाल रहेगा, ये बैलेंस शीट से छुपने नहीं देगा, IFRS 16 संभाल लेगा। IFRS 9 ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो ये चीजें पकड़ी जाएंगी, बैलेंस शीट से छुपेंगी नहीं। लेकिन इस तरह की मिसालें जो मैंने एक मिसाल बताई, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, इसी तरह से अभी
थोड़ी देर तक या शायद कल बात हो जाए। वारंटी इसी तरह से शायद परसों नंबर आए इसका, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये FAR 1 में एक वादा किया होता है, वो यहां पूरा होना है आके। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमारी है जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि हम पुरानी कोई ऐसी हरकत कर चुके जिसके नतीजे में जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी अमाउंट और टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं हुई, तो उसको कंपनी ने बैलेंस शीट से छुपा जाना था। इससे बचाने के लिए IAS 37 बना है कि प्रोविजंस का मकसद है वो लायबिलिटीज बैलेंस शीट से ना छुप जाएं जो हैं तो लायबिलिटी, लेकिन उनकी अमाउंट और टाइमिंग अभी अनसर्टेन है, तो लोग उसको बैलेंस शीट से छुपा जाते, तो वो छुपने ना पाए, इसलिए बना। अब इसको कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, अब ऑनवर्ड ये डिस्कशन होने लगी। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ठीक है मिसाल? ठीक है मिसाल, ये ठीक लिखी है मैंने मिसाल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये लायबिलिटी नहीं होता है भाई, ये कॉन्ट्रा एसेट होता है। नाम प्रोविजन जरूर है, ये नहीं IAS 37 में डिस्कस हो रहा। ये कोई लायबिलिटी तो नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी है, पैसे देने हमने किसी को, तो ये लायबिलिटी नहीं है, तो ये नहीं है इस टॉपिक में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मैं ना भी बताता तो शैतान ने वसवसा डाल ही देना था, तो ये नहीं होती लायबिलिटी, ये नहीं है इधर डिस्कस होने वाली। अंदाजा, ये अंदाजे के लिए इस्तेमाल होता है ना कि ये प्रोविजनल अमाउंट है, तो ये अंदाजा होता है। ये अगर नहीं भी नोट किया तो खैर है। ऑडिटर है ना, अगर ऑडिटर भी अपना बंदा है तो फिर खैर है, वरना ऑडिटर है ना। कुछ थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ आया प्रोविजन का? चलें अब इसमें आगे चलते हैं कि करना क्या है। रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है किसी भी IAS में कि जिस टॉपिक का IAS है उसको रिकॉर्ड कब करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, तो रिकग्निशन। सारा आ रहे थे, और इधर हो जाओ, और इधर हो जाओ, ये ठीक है। अच्छा, प्रोविजन को अगर बैलेंस शीट में शो करना है तो मतलब इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड करने में कबाहत क्या है, मसला क्या है? अमाउंट का ही नहीं पता, टाइम का भी नहीं पता, लेकिन एंट्री के लिए तो अमाउंट का मसला है ना, तो मेनली हमें अमाउंट का नहीं पता। तो प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लेना यानी कुछ ना कुछ डेबिट और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट। अब ये कुछ ना कुछ क्या है, इस पे होगी बात आगे।
कुछ ना कुछ डेबिट और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट। ये काम कब करना है, ये है रिकग्निशन। तो इसमें रूल ये है कि प्रोविजन शैल बी recognized when all of the following conditions are met। अच्छा, इसका चूंकि आंसर डिस्कशन में करना होता है I38 की तरह, तो ये याद करना है आपने। There is a present, बल्कि there is नहीं, सॉरी, entity has a present obligation arising as a result of past event it is probable that outflow of economic resources to settle the obligation। अच्छा, जितनी शक्लों ने जितना एक्टिव होकर शोर मचाया था ना कि जीटी में रखें क्लास, मुझे शक्लें नजर नहीं आ रही। Entity has a present obligation arising as a result of past event. It is probable that outflow of economic resources will be required to settle the obligation. और तीसरी कंडीशन है reliable estimate for the amount of provision can be made। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा, और रिलायबल एस्टीमेट फॉर द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन बी मेड। ये तीन कंडीशंस हैं, और इन तीन कंडीशंस में मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को, पास्ट इवेंट को, और प्रोबेबल आउटफ्लो को। अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब क्या है कि एस्टीमेट ऑफ खर्चा लग सकता है, बोल लग सकता है, इसको क्या एक्सप्लेन करें, लग सकता है, यानी इसमें मजीद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर ये बात हो सकती है कि कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है कि नहीं है, पास्ट इवेंट भी समझाना पड़ेगा, प्रोबेबल का मतलब भी बताना पड़ेगा। तो ये तो बस यही मतलब है इसका जो है। और वैसे भी जब मैं मेजरमेंट सिखाऊंगा तो उसमें ये कवर हो जाएगा। यार कितनी मुश्किल जिंदगी है आप लोगों की यार, सुबह से पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। हैं खत्म कब हो रही है?
बस 40 तक, 35, 36 बस। आप कौन सी क्लास में हैं? कब, कहाँ, कौन सी? हैं? कौन सी क्लास में हो? मेरी क्लास में? ऑफ कर इसको, जरा पॉज करें। प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ। अच्छा, अब ये कुछ ना कुछ रिपेयर भी हो सकता है, डिसमेंटलिंग भी हो सकती है। तो जिस चीज की भी प्रोविजन है, कुछ डेबिट होगा। ये मैंने कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, इस पे बाद में करूंगा बात। लेकिन जिसके लिए भी प्रोविजन बनाई जा रही है, तो ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। अब ये एंट्री कब करनी है? क्योंकि कंफर्म तो है नहीं, तो ये एंट्री करनी है जब ये तीनों शर्तें पूरी हो गई। तीनों शर्तें क्या हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट के नतीजे में, आउटफ्लो प्रोबेबल है, और रिलायबल एस्टीमेट लग सकता है। रिलायबल एस्टीमेट लग सकता है कि नहीं लग सकता, इस बात को मैं मेजरमेंट की हेडिंग में समझाऊंगा। अभी इस वक्त मजीद डिस्कशन की जरूरत है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती क्या है, पास्ट इवेंट के, पास्ट इवेंट से क्या मुराद है, और प्रोबेबल आउटफ्लो। अब इस पे करने लगा हूं बात, यानी अब हम ना इन कंडीशंस की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जाग रहे हैं ना? चाय चाय पिलाऊं? पत्ती तेज। यार आप लोगों की सोचें नहीं मिल रही, दफा करें। कोई एक बात करते तो बात थी ना। क्या नहीं, मेरी तो खुशी थी जिसपे सारे एग्री कर जाएं। वाकई यार टाइम जाया हो जाएगा। को खाना खिलाता तो और बात थी। इन्हीं कंडीशंस को एक्सप्लेन करने लगा। ये जो यहां लिखा ना कंडीशंस, तो इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले करते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे बात। अच्छा, अभी वो मैंने IS 10 का जिक्र किया था। तो एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये हो कब रहे होंगे? ईयर एंड के बाद। और एडजस्टिंग कौन से इवेंट्स होंगे? जिनके नतीजे में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड किया हुआ कुछ ना कुछ चेंज कर देना होगा। और नॉन एडजस्टिंग वो होंगे जिसकी वजह से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की शान में कुछ बातें अर्ज करने लगा हूं, तो चूंकि काफी सारी बातें हैं तो पॉइंट्स बना लेते हैं। लिखें इसमें नंबर 1 पॉइंट, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट। अच्छा, चूंकि ना ये सब है टेक्निकल, अगर समझते जाएं तो इंटरेस्टिंग है, अगर नहीं समझते जाएं तो इंतहाई बोरिंग है। तो मैं आपको जो पॉइंट समझाऊंगा ना, मिसालें, अगर आपने वो मिसालें अपने अल्फाज में कोई 1-2 कीवर्ड लिखने हो तो लिख लिया करना, कीवर्ड्स बस। पॉइंट लिख लें पहले, फिर समझाता हूं। ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट इवन इफ क्या मतलब? प्रेजेंट कौन सा बोला है? एक ही बात है वैसे। नहीं, प्रेजेंट है तो वो टेंस वाला ही होता है कि मौजूद है, वही वाला है।
नहीं नहीं, सही सही है, बिल्कुल सही पूछा है, वही वाला ही है। ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट इवन इफ even if related evidence is obtained after year end. और ये अपने लिए ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर ईयर एंड के IS10 फेज में। आफ्टर ईयर एंड मतलब IS10 फेज। IS10 फेज वो है वो जो मैंने लाल लाल लाइन बनाई थी, कौन सा वाला? ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, ये जो 3 महीने थे ना वो IS10 फेज है। तो आफ्टर ईयर एंड यानी IS10 फेज में। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब समझाता हूं। कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हमने आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीजें ना बेची तो फिर आप हमें पेनल्टी चार्ज कर लेना। हमने चीजें बेच दी और हमने को खास बॉदर नहीं किया कि हमने खराब चीजें बेची। हमने कहा ये तो चलता ही है, बेच दी खराब चीजें। ईयर एंड गुजर गया, हमें कोर्ट से नोटिस आ गया, और कोर्ट से नोटिस आ गया क्योंकि वो कोर्ट में चला गया था कि जी आपने खराब चीजें बेची हैं। अब ईयर एंड तक हम मुतमईन थे कि कोई मसला नहीं है। ईयर एंड के बाद कोर्ट का नोटिस आया। इससे क्या सबूत मिल रहा है कि हमने वाकई खराब चीजें बेची थी। हमें उस वक्त नहीं अंदाजा था, ईयर एंड के बाद हमारे खिलाफ केस हुआ, या चलो कह लो कि ईयर एंड के बाद कोर्ट में गया और फैसला भी हो गया। अब ईयर एंड तक हमें लगता ही नहीं था हमने खराब चीजें बेची हैं। तो ईयर एंड के बाद कोर्ट का फैसला क्या सबूत दे रहा है? क्या सबूत दे रहा है कि ईयर एंड पे ही हमारी जिम्मेदारी थी फाइन पे करने की। क्यों जिम्मेदारी थी? क्योंकि खराब चीजें बेच चुके हुए थे। अब उस वक्त अंदाजा नहीं था, सबूत कब मिला? ईयर एंड के बाद। ये मतलब है इस पॉइंट का। तो इससे क्या कंक्लूड होगा कि हम बैलेंस शीट में इसको प्रोविजन बनाएंगे। ये इस पॉइंट का मतलब है। अगर ये मिसाल में से कुछ कीवर्ड लिखने हो तो लिख लें, ना लिखने हो तो आगे चलें। चले, फारिग देख के लग रहा है कि आपने नहीं लिखा। अच्छा, लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखें। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं। अच्छा, पढ़ा मैं प्रोविजन रहा हूं। नहीं, वो कैमरा भी चल रहा है, आवाज तो आ ही जाएगी ना, आवाज आ जाएगी ना। हाँ बस ठीक है। इसका जवाब आएगा मेजरमेंट में, आएगा मेजरमेंट में आ जाएगा इसका जवाब। क्या बताने लगा था यार, गुमराह कर दिया पूछ के। पॉइंट 2 तो बताने लगा था, समझाने लगा था मैं। अच्छा, मैंने आपको पढ़ा प्रोविजन रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मैं पक्की लायबिलिटीज की भी मिसालें दे रहा हूं बीच में। क्रेडिटर लायबिलिटी क्यों है? क्रेडिटर, हमने उधार पे चीजें खरीदी थी, आइंदा नहीं खरीदेंगे, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे।
दोबारा, हमने उधार पे चीजें खरीदी थी, उसके पैसे देने हैं, पक्का आइंदा इस बंदे से नहीं खरीदना, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। हम बिजनेस बंद कर दें, फिर भी देने पड़ेंगे। हां, अगर वो क्रेडिटर ही तरस खा के माफ कर दे तो वो कर दे, हमारी तरफ से हम वो अवॉइड नहीं कर सकते। और मिसाल, बैंक से लोन लेने का इरादा है, बैंक का लोन वापस करना लायबिलिटी है। बैंक से लोन लेने का इरादा है तो वो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमने ना लिया तो फिर नहीं वापस करना होगा, लेंगे तो फिर हम वापस करेंगे। यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट वो होगी जो हम अवॉइड ना कर सकते हो। क्यों अवॉइड ना कर सकते हो? क्योंकि हम कोई ऐसी हरकत कर चुके हुए हैं जिसकी वजह से वो जिम्मेदारी बन गई, अवॉइड नहीं हो सकती, वो होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हां, अगर अगला बंदा खुद माफ कर दे तो वो उसकी मेहरबानी है, हम अपनी तरफ से बाउंड है खर्चा करने के लिए। ये है मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। इसकी लिखें अंग्रेजी, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट if it exists, if it exists independently, if it exists independently of entities, entities मतलब entity की वो apostrophe s, comma s, entities entities future actions, entities future actions। अच्छा, इस अंग्रेजी के लिए ना आप अपने लिए उर्दू में ब्रैकेट में लिख लें बेशक, यानी हम ये खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते, ये मतलब है इस पॉइंट का। हम फंस गए हुए हैं, हम ये खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते, ये मतलब है इस पॉइंट का। तीसरा पॉइंट लिखें, हैं? क्यों जाना है? इसमें तीसरा, इसमें आखिरी है, चलो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की हेडिंग में आखिरी है। ऑब्लिगेशन can be obligation can be legal obligation और लिखता हूं भी यानी जब हम बात कर रहे हैं ना कि एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट तो मैंने कर दी दो बातें कि प्रेजेंट है अगर ईयर एंड पे मौजूद थी, बेशक सबूत उसका ईयर एंड के बाद मिले। फिर एक और बात मैंने की कि प्रेजेंट है, इस बात का कंफर्म कैसे होगा अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रेजेंट की कर ली बात। ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। नहीं, इलीगल नहीं लिख रहा, इलीगल नहीं लिखा, लिखता हूं अभी। लीगल ऑब्लिगेशन वो होगी जो लॉ की नजर में भी ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन वो है जो लॉ की नजर में भी ऑब्लिगेशन है। लेकिन हम इस वक्त लॉ नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग की नजर में ऑब्लिगेशन वो भी है जो लॉ की नजर में भी ऑब्लिगेशन है,
और अकाउंटिंग की नजर में वो भी ऑब्लिगेशन है जो बेशक लॉ की नजर में नहीं है लेकिन इखलाकन हमारी ऑब्लिगेशन है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मिसाल के तौर पे अगर मेरा मुलाजिम जिसको मैं महीने के, चलो मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये तनख्वाह देता हूं, अब उसको 15,000 रुपये तनख्वाह देना मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है। महीना खत्म हो गया, उसने महीना काम कर लिया, मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है। लेकिन मेरी एक पास प्रैक्टिस से चली आ रही है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से, कभी मोटरसाइकिल खराब हो गई, कभी जो है वो घर का बिजली की तार खराब हो गई, ये मुझे कहता ही रहेगा और उसके नाम पे वो 4,000 5,000 भी ले लिया करेगा और मैं इखलाकन उसको हर दफा इतने पैसे दे दिया करता हूं। पीपी की क्लास चल रही थी, अब तो समझ ही नहीं आएगा यार, अब तो उसको खुद भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ वैसे ही चाहिए अपलोड। तो जो उस मुलाजिम को तनख्वाह देनी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो देने ही देने हैं, लेकिन उसको हर महीने मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी देने हैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर महीने देता आ रहा हूं उसको पैसे, तो वो मेरी इखलाकी जिम्मेदारी बन गई पैसे देने की। और मिसाल बताता हूं, वर्कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हर महीने हर वर्कर को 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और साल में हर साल सेठ साहब ईद पे बोनस भी दिया करते हैं। अब इस साल भी उनको बोनस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हर साल बोनस दे रहे होते हैं, तो अब लोगों को उनसे उम्मीद लग गई, अब उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो बोनस दें। तो अकाउंटिंग की नजर में ऑब्लिगेशन वो भी है जो लॉ की नजर में भी ऑब्लिगेशन है, और अकाउंटिंग के नजदीक वो भी ऑब्लिगेशन है जो इखलाकी जिम्मेदारी है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद ऑब्लिगेशन नहीं होती? अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना जब इसके आगे मेजरमेंट वगैरह चलेंगे ना तो फिर इस तरह की बातों का आएगा जवाब, और वो 10 साल वाले का भी आएगा आगे जवाब। तरखा नहीं ना आएगा, वाकई आएगा जवाब आगे। ऑब्लिगेशन इस कंडीशन के पूरा होने के लिए लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन वो होती है, इट अराइजेस a contract और legislation। लीगल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जो लॉ की नजर में भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि या तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ऐसी हरकत कर चुके हैं कि पैसे देने हैं, या फिर कोई लॉ ऐसा है जिसके नतीजे में पैसे देने हैं। वो जो मैं उस वक्त मिसाल दे रहा था, वो पेनल्टी वाली, वो लीगल ऑब्लिगेशन होगी। खराब चीजें बेच दी, लीगल ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। इसी तरह अगर हमने चीजें बेची और वारंटी दी, और वारंटी में कहा कि 1 साल में अगर कोई भी खराबी निकली तो हम आपको वो रिपेयर करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वो चीज हमारे पास खराब हुई, ले आया कस्टमर, तो अब हमें वो रिपेयर करने का खर्चा करना पड़ेगा। ये हमारी लीगल जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमने चीजें बेची हैं इस वादे पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, तो वो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो होती है, इट अराइजेस, ये एंटिटी की हरकतों की वजह से राइज हुई है, अच्छी हरकतों की वजह से। इट अराइजेस फ्रॉम एंटिटीज
एक्शंस, ये एंटिटी के अपने एक्शंस की वजह से राइज होती है, वेयर बाय क्या हुआ? अच्छा, अब इस वक्त गुलबर्ग के कितने बच्चे हैं? यार जीटी के तो ज्यादा है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो है, इट अराइजेस फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस वेयर बाय, काफी सारी अंग्रेजी है, जगह नहीं है, मैं अंग्रेजी जबानी बताता हूं। वेयर बाय एन स्टेब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस, काफी सारी अंग्रेजी है। वेयर बाय एन स्टेब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस, कॉमा, published policies or specific current statement the entity has indicated that it will accept कबूल वाला accept, ACCEPT, certain obligations and as a result it has raised a valid expectation to discharge those obligations। सारी अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, कोई इधर उधर अल्फाज गिर गए हो किसी के तो। इट अराइजेस फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस वेयर बाय एन एस्टैब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश्ड पॉलिसीज और स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट, द एंटिटी हैज इंडिकेटेड that it will accept certain obligations and as a result it has raised a valid expectation to discharge those obligations। बड़ी गहरी बात हो गई है। टीवी पे ऐड चलते हैं, ये एग्जाम प्रैक्टिस में आया, ये पॉइंट एग्जाम प्रैक्टिस में आएगा, ये पॉइंट नाम ही काफी है। एडवर्टीजमेंट पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में है ऐसे क्वेश्चन, उसमें आएगी ये बात। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी बिजनेस की जिम्मेदारी है,
क्या करने की जिम्मेदारी है? कुछ ना कुछ खर्च करने की जिम्मेदारी होगी, और उसको प्रेजेंट कहने के लिए जरूरी है कि ईयर एंड पे वो मौजूद थी। कैसे साबित होगा ईयर एंड पे मौजूद थी? कि हम वो अवॉइड नहीं कर सकते, और बेशक उसका सबूत ईयर एंड के बाद ही क्यों ना मिले, और उसको हम ऑब्लिगेशन कह रहे हैं। वो लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लीगल के लिए आपको यह बात समझ आएगी कि अवॉइड नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको भी यह बात समझ नहीं आएगी। फिलहाल कंस्ट्रक्टिव के लिए इस बात को इग्नोर कर देना। किस बात को? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मैंने कहा है ये वो है जो अवॉइड नहीं हो सकती। इसके बारे में अभी आप ये चीज इग्नोर कर देना। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपको लगेगा अवॉइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इस पे ना सोचें। लीगल ऑब्लिगेशन, हां ये है ही वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो अवॉइड नहीं हो सकती। मिसालों से समझाता हूं। अगर हमने एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें फलाने इलाके में आप इजाजत दें प्लांट लगाने की, गवर्नमेंट ने कहा जी इजाजत है आप प्लांट लगा लें, और 20 साल का टाइम है, उसके बाद ये जगह खाली करके प्लांट उखाड़ के यहां से जाना। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बस अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्लांट उखाड़ने का खर्चा अवॉइड हो सकता है कि नहीं? प्लांट उखाड़ने का खर्चा दोबारा, हमने अभी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम यहां प्लांट लगाएंगे और 20 साल के बाद यहां से उखाड़ के जाएंगे। तो प्लांट उखाड़ने का खर्चा हम करेंगे जब प्लांट उखाड़ेंगे। अभी इस वक्त ईयर एंड पे सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है बस। प्लांट उखाड़ने का खर्चा अवॉइड हो सकता है कि नहीं? कैसे अवॉइड हो सकता है? हमने प्लांट ही नहीं लगाया अभी, तो प्लांट जब लगाया ही नहीं तो प्लांट उखाड़ने का खर्चा हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। मिसाल चेंज, प्लांट इंस्टॉल कर चुके, अब है। क्यों है? क्योंकि प्लांट इंस्टॉल कर चुके, अब उस पे खर्चा करना ही करना होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हैं, तो अगर बिजनेस बंद कर दें तो बिजनेस बंद कर दें फिर भी हमें वो खर्चा तो करना ही होगा, प्लांट तो लेके ही जाना होगा, तो वो खर्चा अवॉइड नहीं हो सकता। तो हमारा वो खर्चा करना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और मिसाल, हमने कस्टमर्स को चीजें बेच दी, वारंटी दे दी, ईयर एंड पे खड़े हैं, अभी तक कोई क्लेम लेने आया नहीं है। वारंटी दे चुके, चीज बेच चुके, अभी तक कोई क्लेम नहीं लाया है, लेकिन अगर कोई कल को ले आया तो हमारी ऑब्लिगेशन है या अवॉइड कर सकते हैं? क्यों है? क्योंकि वारंटी पे चीज बेच चुके, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मैंने आपसे कहा कि अवॉइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये अभी रहने देना। हमने चीजें बेची, कोई वारंटी नहीं दी, लेकिन पास प्रैक्टिस ये है कि जब भी कस्टमर क्लेम लाते हैं हम उनको फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर कर ही दिया करते हैं। पिछले 35 साल से ही हमारी पॉलिसी चली आ रही है। अब रिपेयर करके देना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। हमने कभी भी अपने वर्कर्स के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया कि अगर काम पे जख्मी हो गए तो हम इलाज कराएंगे, लेकिन हमेशा से हम इलाज कराते आ रहे हैं उनका। इस साल भी कुछ वर्कर्स जख्मी हुए हैं, उनके इलाज का खर्चा करना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि हमारी पास प्रैक्टिस शो कर रही थी, अंग्रेजी हमारी पास प्रैक्टिस शो कर रही थी, और उसके नतीजे में हमारे वर्कर्स को उम्मीद लग गई होगी कि इस बार भी खर्चा करेंगे, तो वो हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। बाकी इसमें ना और इंप्रूवमेंट होगी। अभी मुझे आपकी शक्लों से लग रहा है कि इसमें ना अभी बहुत कुछ कच्चा कच्चा है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट होगी। और अभी इसमें ये तीनों कंडीशन एक्सप्लेन होनी है, फिर इसकी प्रैक्टिस होनी है, इसने और इंप्रूव होना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बस यही बात है। ये घड़ी पीछे है, आगे है, आगे आगे है। ये घड़ी आगे है, नहीं वो मेरे पीछे है, लेकिन ये घड़ी आगे है। नींद आ रही है? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही यार।
चलें बस।